वर्ल्ड डिजिटल में खुशामदीद। आप देख रहे हैं गहरी बात सलमान अली आवान के साथ। और आज जो गहरी बात हम आपसे करने जा रहे हैं उससे मैं आप पाकिस्तान का हर शहरी डायरेक्टली इफ़ेक्ट होते हैं। यानी कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जिस तरह से उतार चढ़ाव के बाद अब गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि ये कीमतें रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर फ़िक्स की जाएंगी। इससे यकीनी तौर पर मुल्क के अंदर जो पहले ही हम महंगाई का शिकार हैं, मुश्किलात का शिकार हैं, आपकी मेरी हम सब की प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। और इस इशू के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बोल टीवी से वाबस्ता सीनियर जर्नलिस्ट जो कि कवर करते हैं इस तमाम तर सिचुएशन को, इकॉनमी को, पेट्रोलियम मसनूआत को, जो कुछ भी दुनिया के अंदर इस वक्त हो रहा है। उमर हयात साहब, उमर हयात से हम बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से पाकिस्तान के अंदर जो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है वो कितना यूज़फुल साबित हो सकता है। क्या वाक़तन इससे गवर्नमेंट जो है वो डी रेगुलेशन की जो हम बात करते हैं उसकी तरफ जा रही है, और अगर गवर्नमेंट जा रही है तो इससे आवाम के लिए जो प्रॉब्लम्स हैं उनको काउंटर करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या इकदाम किए। वेलकम उमर साहब, कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो उतार चढ़ाव और अब गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर इसको फिक्स किया जाएगा, आपको लगता है कि गवर्नमेंट का ये जो डिसीजन है इसके पीछे कोई विजडम है, और अगर कोई विजडम है तो ये पब्लिक के लिए किस तरह से फ़ायदेमंद साबित होगी? देखिए, पब्लिकली इस सेंस में फ़ायदेमंद साबित नहीं हो सकता कि पाकिस्तान जो है वो ऑयल इंपोर्ट करने वाली कंट्री है, और इसमें हम जब ऑयल ख़रीदेंगे, हम सिंगापुर प्लेट्स के जो रेट्स हैं उसके मुताबिक, तो एक हफ़्ता पहले की बाइंग को हम कैसे रोज़ाना की बुनियाद पे जो उस दिन प्लेट्स का रेट होगा उस पर कैसे एप्लीकेबल होगा, ये सबसे बड़ा मसला है। और इससे पहले पाकिस्तान के अंदर एक मेकैनिज़म मौजूद था कि मंथली जो है वो प्राइसेस रिवाइज होती थी। तो उसमें यह था कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो थी वो 22 दिन तक का स्टॉक रखने की पाबंद थी। फिर हुकूमत ने ये डिसीजन लिया कि जनाब इसको 15 रोज़ के बाद कीमतों का तयन किया जाए। और फिर अभी रिसेंटली जो ईरान अमेरिका जंग हुई उसके बाद हुकूमत ने ये डिसीजन लिया कि इसको वीकली बेसिस पे जो है वो डिटरमिन किया जाए प्राइसेस को। लेकिन जो मैकेनिज़्म था मंथली वाला, मेरे ख़्याल में वो ज़्यादा फिजिबल है। इवन सऊदी अरब जो कि तेल पैदा करने वाला मुल्क है और अपने उसके नेचुरल एक बड़ा रिसोर्स है, तो वहाँ पर मंथली बुनियादों पर जो है वो प्राइसेस डिटरमिन सर, होते यहाँ हैं। पे आपको मैं स्टॉप करूँगा। एक कॉमन मैन की हैसियत से, एक आम आदमी की हैसियत से मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि गवर्नमेंट अगर पेट्रोलियम मसनूआत के सौदे करती है जो कि सरकारी सतह पर होते हैं, वो हर हफ्ते की बुनियाद के ऊपर होते हैं, 15 दिन की बुनियाद के ऊपर होते हैं, या जो ऑयल ख़रीदा जाता है वो डेफिनेटली एडवांस में ख़रीदा जाता है। जब डेली ऑयल ख़रीदा नहीं जा रहा तो उसके रेट डेली कैसे तय हो सकते हैं? यही तो सबसे बड़ा इशू है। और अगर ऐसी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि अगर गवर्नमेंट एक महीने का स्टॉक ख़रीद ले या ओएमसीज़ को बाउंड कर दे कि आप एक महीने का स्टॉक रखें या 40 दिन का स्टॉक रखें, फिर तो समझ आती है कि अब वो एक रेट पूरा चलता आ रहा है एक महीने के स्टॉक के तहत। यानी डेली वही कीमत होगी जो पहले दिन डिटरमिन होगी। यानी जिस रेट पे ऑयल आया आपने प्राइस डिटरमिन कर दी और वही प्राइसेस जो हैं वो रहेगी। मैं हुकूमत को ये डिसीजन करना चाहिए था कि दोबारा आप मंथली मैकेनिज़्म की तरफ जाते और ओएमसीज़ को बाउंड करते कि आप 40 दिन का स्टॉक जो है वो रखें। अगर हुकूमत ये डिसीजन कर लेती या मंथ का जो है वो डिसीजन कर लेती कि मंथ का स्टॉक आप रखें, तो शायद ये फिजिबल होता। अब जाहिर सी बात है कि नुकसान क्या होगा, क्योंकि अब हमारे पास तो तेल आ रहा है और हमारे पास इतना हमारे पास जो फॉरेन रिजर्व भी नहीं है कि हम बल्क में तेल ला के जो है वो स्टॉक कर लें। ये प्रॉब्लम तो है ना आपको, स्टॉक करने की आप इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। आप फेस कर रहे हैं ना ये प्रॉब्लम कि आपके पास रिजर्व्स नहीं है फॉरेन एक्सचेंज के। तो जब आपके पास फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स नहीं हैं, आपके वीकली बुनियादों पर फोर्टनाइटली आपके सौदे हो रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में, तो जनाब फिर आप डेली प्राइसिंग मैकेनिज्म आप फॉलो नहीं कर सकते। अब हांगकांग कर रहा है, डेली प्राइसिंग मैकेनिज्म है उनके पास, क्योंकि उनके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है, वो ख़रीद लेते हैं। और उसी को ऑस्ट्रेलिया है, डेली बेसिस पे है। नॉर्वे में, लेकिन इन मुल्कों का पाकिस्तान से कंपैरिजन नहीं, बनता हम नहीं है। कंपैरिजन इस वजह से नहीं करते क्योंकि वो ममालिक उनके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, वो बल्क में जो है वो परचेजिंग कर लेते हैं। अब आप देखें कि ईरान अमेरिका जंग हुई है, इंडिया में तेल की कीमतें नहीं बढ़ी जिस तरह पाकिस्तान में इंक्रीज़ हुई, बांग्लादेश में उस तरह इंक्रीज़ नहीं हुई।
अब हमें ये कहा जा रहा है कि जनाब हम वहाँ तो तेल की जो है वो तलब में इजाफा हुआ, रसद में कमी हुई और तेल की जो फ़रोख्त है वो बंद हुई। ऐसा नहीं है। और पाकिस्तान में हमने जो है ना वो, जब पाकिस्तान में आपने तेल महंगा कर दिया तो उसकी जो तलब है उसमें वैसे ही कमी आ गई, लोगों ने गाड़ियाँ छोड़ दी। हुआ ही है कि नहीं और हुआ? अभी जब सस्ता हुआ तो 18-20% इजाफा भी देखने में आया। ठीक है ना, तो परचेजिंग में इजाफा हुआ है। पाकिस्तान के लोगों की परचेजिंग पावर इतनी नहीं है। और दूसरा जो तेल है, ख़ास तौर पे इसमें जो डीजल का बड़ा फैक्टर है, वो आपको बराह रास्त इम्पेक्ट करता है, वो आपकी हर खाने पीने की चीज़ पे इम्पेक्ट करता है। अब देखें, जब आपका 520 पे गया था डीजल, तो उस वक्त जो गुड्स ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस थे बड़े थे, तो क्या वो वापस अपनी असली हालत में आए? क्या किसी ने कभी चेक किया? बिल्कुल नहीं। प्राइस मॉनिटरिंग मैकेनिज्म आपके मुल्क के अंदर आपको नज़र आता है। आप भी बाहर जाते हैं, मैं भी बाहर जाता हूँ, आप भी चीज़ खरीदते हैं, मैं भी खरीदता हूँ। इसी चीज़ की उमर साहब मैं बात करूंगा कि हमारे यहाँ तो पहले ही प्राइसेस इतना ज़्यादा फ्लक्चुएट होती हैं, जब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर उतार चढ़ाव का शिकार होंगी, तो जो आम मार्केट्स हैं, गली मोहल्ले में दुकानें हैं, सब्ज़ी वाले हैं, ठेले वाले हैं, हर चीज़ ज़ाहिर है कि गुड्स ट्रांसपोर्ट के ज़रिए ही हम तक पहुँचती है, तो उसको मैनेज कैसे किया जाएगा? ये तो ऐसा लगता है कि आवाम को गवर्नमेंट ने छोड़ दिया अपने हाल के ऊपर, मतलब अब कोई कंट्रोलिंग मैकेनिज्म नहीं होगा। अब इसमें मैं आपको एक और बात बता दूँ, ये तो एक दूसरा स्टेप आ गया ना। पहला स्टेप क्या है? आपका जो तेल है कराची से निकलेगा, गिलगित बल्तिस्तान उस तेल ने जाना है। अब कराची में उस बंदे ने तेल ख़रीदा 300 रुपये का, ठीक है, और अगले 2 दिन में 3 दिन में वो 4 दिन में कराची से गिलगित पहुंचा और तेल की कीमत हो गई 250। अब आप बताएं कि वो जो पेट्रोल पंप वाला है वो 250 में तेल देगा? कभी नहीं। ये सबसे बड़ा इशू है, मेन इशू। अब जब आप देखें कि प्राइसिंग जो मैकेनिज़्म है, अगर आप मंथली पे करते हैं तो उस पर यह होगा कि आपको ये एज होगा और आवाम को भी ये एज होगा कि एक पूरे मंथ की एवरेज जो प्लेट्स रेट्स हैं वो आपने देखने हैं। कम से कम ज़हनी सुकून भी होगा। जी जी, जहनी सुकून भी होगा। और प्लेट्स के आपने रेट्स देखते हैं, 80 रुपीज़ पर लीटर आप लेवी ले रहे हैं पेट्रोल पे, डीजल पे आप 70, आपने ठीक है लेवी नहीं बढ़ाई। लेकिन अब आप ये देखें कि कई ऐसे ख़ास तौर पे इलाके हैं जो दूर दराज इलाके हैं जहाँ पे गुड्स ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पहले से ही ज़्यादा है। तो जब ये डीज़ल 31 रुपये 5 पैसे महंगा हो गया, तो आप देखें कि 15% जो है वो गुड्स ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में बढ़ गई। अब जब गुड्स ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 15% बढ़ गई तो उसका इम्पैक्ट आपके जो चलें लिबास है, आपके जूते हैं, ये तो एक उस तरह एसेंशियल आइटम नहीं है। हाँ। लेकिन जो आपके खाने पीने की चीज़ें, आपकी सब्ज़ी, मसाला जात, आपका ऑयल, आपका जो दालें हैं, चीनी है, आटा है, चावल है, हर चीज़, तो हर चीज़ पे उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ऑटोमेटिकली आपका इंक्रीज। अब जो गुज़िश्ता हफ्ते आपने पिछली दफ़ा जो प्राइसेस बढ़ाई थी पेट्रोलियम मसनूआत की, उसका क्या इम्पैक्ट आया? उसका इम्पैक्ट ये आया कि एक हफ्ते में आपकी जो SPI है, सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स जो है, वो 1.4% उसमें आपका इंक्रीज़ आया है। तो अब जब ये आपने क्रिएट कर लिया एक नया 5 रुपये कुछ पैसे जो है आपने पेट्रोल बढ़ा दिया, 31 रुपये 5 पैसे आपने डीजल बढ़ा दिया, तो इसका इम्पैक्ट अगले हफ्ते आपको पता चलेगा। अच्छा, कि ये बताइएगा कि जो मतलब इसमें ये तो चले हम उससे क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, गवर्नमेंट का मौक़िफ़ क्या है? गवर्नमेंट को इसमें क्या फ़ायदा नज़र आ रहा है? गवर्नमेंट का ये मौक़िफ़ है कि गवर्नमेंट इससे ख़ुद को अलहदा करना चाहती है। लेकिन आपको मैं ये बता दूं, कल जो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है उस पर जो पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन है, उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया है और उन्होंने एहतजाज की कॉल भी दी है। आज मैं कहीं पढ़ रहा था कि OMCs ने भी इसको रिजेक्ट कर दिया है, क्योंकि पॉसिबिलिटी नहीं है, फिजिबल नहीं है एक चीज़, तो आप कैसे इस चीज़ को और अगर गवर्नमेंट बतदरीज या क्लब डीरेगुलेशन की तरफ जाती है, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, डीरेगुलेशन में हुकूमत अगर जाती है तो मैंने आपको पहले बताया कि हुकूमत बाउंड करेगी OMCs को। अब कल अली परवेज़ मलिक ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कौम से खिताब, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, वो कौम से खिताब था, चंद सरकारी मीडिया के वो भी कैमरामैन और जो स्टाफ था TV का, उसको बिठा के आपने प्रेस कौम से खिताब किया था। जब इस किस्म की चीज़ होती है तो मेरे ख्याल है मखसूस लोगों को जमा कर लिया जाता है। मखसूस नहीं होते, बस सामने 2-3 लोगों को बिठा दिया जाता है, नग पूरे किए जाते हैं। तो वो जो कौम से खिताब में उन्होंने कहा कि अब गवर्नमेंट जो है पेट्रोलियम सेक्टर में तकरीबन 500 मिलियन से $1 बिलियन तक इंजेक्ट करेगी परचेजिंग के लिए।
आप एक एक पाई के लिए यानी $1 बिलियन के लिए आप IMF के मनते तरले कर और रहे इसका हैं। फ़ायदा किसको होगा? इसका फ़ायदा OMCs को होगा। और AMC कौन चला रहा है? वो हुकूमत नहीं चला रही, वो तो प्राइवेट सेक्टर चला रहा है। प्राइवेट सेक्टर में कौन लोग हैं जिनको गवर्नमेंट फ़ायदा बस देना चाह रही है? गवर्नमेंट ने इससे पहले भी फ़ायदा दिया है। यही तो बात है कि माफियाज को अच्छा, अगर फ़ायदा दे रहे हैं तो क्या वो फ़ायदा आवाम को मुंतकिल होगा? क्वेश्चन इज दिस। नहीं है ना, कहाँ मुंतकिल हो रहा है? अवाम को अगर मुंतकिल होता तो आज मैं और आप इस तरह डिस्कशन कर रहे होते। अब देखें, हुकूमत की मेलाफाइड इंटेंशन की आपको मैं बात कर देता हूँ। इल्ज़ाम लगा रहे हैं आप? नहीं, मेलाफाइड इंटेंशन क्या है? देखें, अगर आज सेल्स टैक्स हो पेट्रोलियम लेवी की जगह में, तो वो 20 से 25 रुपए सेल्स टैक्स दोनों प्रोडक्ट्स पे लगता है। लेकिन क्योंकि हुकूमत की मेलाफाइड इंटेंशन ये है कि सेल्स टैक्स सूबों को जाता है और जो पेट्रोलियम लेवी है वो डायरेक्टली विफाक के पास आती है और विफाक का जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है वो बढ़ता है। यही बात है। और फिर वो अगर सेल्स टैक्स लेते हैं तो वो डिविजिबल पूल में और सूबों का उसमें हिस्सा बनता है। तो ये मेलाफाइड इंटेंशन है। अवाम को रिलीफ दे सकती है हुकूमत, क्योंकि 18% जो GST है स्टैंडर्ड रेट, उस पर अगर आप कैलकुलेशन करें तो उस पर अवाम को 25 से 30 रुपए इन प्रोडक्ट्स पे रिलीफ मिल सकता है। क्योंकि हुकूमत की इंटेंशन ये है, IMF के साथ आपने एग्री किया। कुछ तो इमरान खान साहब एक बड़ा धमाका करके गए थे जब उन्होंने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो है वो स्टैटिक रखी थी, और उस वक्त IMF के साथ ये एग्री किया गया था कि 4 रुपये जो है वो हम हर मंथ बढ़ाएंगे पेट्रोलियम लेवी और इसको 30 रुपए तक लेके जाएंगे, और 30 रुपए की कैप लगा दी थी। लेकिन जब उनको पता चला कि मैं तो जा रहा हूँ, उन्होंने कहा जी 150 पे कर दो, पेट्रोलियम लेवी खत्म कर दो। मेरे ख्याल में वो धचका या धक्का जो है ना वो अभी तक नहीं, वो धचका या धक्का जो भी है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का डिसीजन, लेकिन उसके आफ्टर शॉक्स अभी भी जारी हैं। नहीं, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान थी। जब आप ये देखते हैं कि एक मुल्क का वजीर आजम ये डिसीजन करता है, तो वो मुल्क का वजीर आजम नहीं, वो गवर्नमेंट ये डिसीजन करती है और तमाम गवर्नमेंट उसमें इन्वॉल्व होती है। लेकिन अब उनको 4 साल उसमें ब्यूरोक्रेसी भी इन्वॉल्व होती है। अब जो डिसीजन हो रहे हैं इसमें भी तमाम लोग इन्वॉल्व हैं। लेकिन कि तमाम लोग कैसे लोग हैं? अब वो डिसीजन जो सुने ना, वो डिसीजन उसके आपको मैं आफ्टर शॉक्स इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि IMF का प्रोग्राम डिसकंटिन्यू हुआ। जब मिफ्ता इस्माइल साहब PDM के वजीर खजाना बने तो वो IMF के पास गए, उन्होंने कहा जनाब हमें प्रोग्राम कंटिन्यू करना। उन्होंने कहा प्रोग्राम तो कंटिन्यू ही नहीं हो सकता क्योंकि आपने प्रोग्राम की जो कंडीशंस थी उसको फॉलो नहीं किया। तो उसके बाद ये हमें देखने को मिला कि जनाब वो उन्होंने कहा जी हाँ ठीक है, आप 60 रुपए का कैप लगाएं पेट्रोलियम लेवी का, और फिर 60 रुपए लेवी हुई। और फिर इसी हुकूमत ने, यानी इसी हुकूमत के जो दिमाग हैं, लेजेंड्स, और उन्होंने कहा कि उन रेवेन्यू बढ़ाना है, चूँकि लेवी 80 रुपए का कैप लगा देते, 100 रुपए तक हुकूमत लेवी लगा सकती है। लेकिन ये जो ईरान अमेरिका जंग में पाकिस्तान ने इस लेवी को, आपको पता है कि कहाँ तक हुकूमत ले गई है, 117 रुपए तक हुकूमत। अवाम के लिए कोई अच्छी चीज़ है? देखें, अवाम के लिए अच्छी चीज़ तब हो सकती है कि जब हुकूमत में बैठे हुए लोग जो है वो ये फैसला करें कि हमने अवाम को रिलीफ देना है, हमने खुद अयाशियाँ नहीं करनी। अब आप देखें, हमने ईरान अमेरिका सुलह करवाने के लिए, अब बिलावल कल उन्होंने कहा कि ईरान अमेरिका अब नाए हुर्मुज़ तो हमने खुलवा दी थी, कश्मीर हम कब खुलवाएंगे? जब आपका इत्तेहादी इतनी बड़ी बात कर रहा है। आप देखें नून लीग की हुकूमत, गिलगित बल्तिस्तान में क्या हुआ उनके साथ, 6 सीटें वो जीते, और पीपल्स पार्टी उन्हीं को क्रिटिसाइज करके जो है वो 11 सीटें 12 सीटें ले गई। और कश्मीर में भी यही हो रहा है, एक टिकट में 2 मजे लिए पीपल्स पार्टी ने। जी, कश्मीर में भी यही हो रहा है। आप बिलावल की तकरीरें सुन लें, वो तो हुकूमत के किसी भी डिसीजन को ऑन ही नहीं करते, सिवाय जो चीज़ जो है वो फील्ड मार्शल या उससे रिलेटेड कोई चीज़ होती है, तो वो तो इन चीज़ों को ऑन ही नहीं करते। उसको तो सब ऑन करते हैं। नहीं, वो जाहिर है कि सबको ऑन करना चाहिए, लेकिन मसला ये है कि आप जब हुकूमत के अंदर बैठे हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ओहदे आपके पास हैं, तो आपको चाहिए कि आप इस चीज़ को ऑन करें, लेकिन वो क्रिटिसिज्म करते हुए नजर आते हैं। खैर, इस वक्त व्यूअर्स सूरत हाल ये, उमर साहब ने हमें बहुत अच्छा बताया कि किस तरह से गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया, लेकिन मसला ये है कि आवाम को लगता है कि कोई भी ऑन करने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान के अवाम पहले ही महंगाई से की जो मुश्किलात हैं उससे दो चार हैं, और उसके नतीजे में जो अब जो फ्लक्चुएशंस होंगी पेट्रोलियम प्राइस के अंदर, और उसके नतीजे में रोज़मर्रा की जो इस्तेमाल की अशिया हैं उसके अंदर, उससे शहरियों को कौन बचाएगा, उसके ऊपर हुकूमत कैसे कंट्रोल करेगी, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।